नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि देश के किसी सूबे के नगर निगम के चुनाव को जीतने के लिए देश की सत्ताधारी पार्टी के मुखिया, अध्यक्ष, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, केंद्र के कई मंत्री, किसी सूबे के मुख्यमंत्री, किसी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, कई सांसद, कई प्रवक्ता और दर्जनों नेता एक नगर निगम के चुनाव को जिताने के लिए या जीतने के लिए किसी शहर में रैलियां कर रहे हो, पब्लिक मीटिंग कर रहे हो, लोगों से संवाद कर रहे हो, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हो? कभी सुना है आपने? मुझे तो याद नहीं आता। मुझे याद नहीं आता कि कब किस पार्टी ने, सत्ताधारी पार्टी की बात कर रहा हूं, जिसकी सत्ता देश में हो, जिसकी सत्ता 1 दर्जन प्रदेशों में हो, उस पार्टी के बड़े नेताओं की श्रृंखला एक नगर निगम के चुनाव को जीतने के लिए इतना जोर लगा रही हो। मुझे ध्यान नहीं आता, लेकिन यह हो रहा है। और हो रहा है तो इसका मायने क्या है? यह चुनाव है हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, जिसे जीएचएमसी बोलते हैं, जीएचएमसी के चुनाव का। यह चुनाव हो रहा है 1 दिसंबर को। इस जीएचएमसी की 150 सीटें हैं और इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकने वाली पार्टी का नाम है बीजेपी। अब कौन कौन मंत्री और कौन कौन नेता वहां कैंपेन कर रहे हैं और करने वाले हैं, वो आपको नाम बताता हूं। फिर मैं इसकी अहमियत बताता हूं कि क्यों मायने रखता है और किस तरह से बीजेपी पूरी ताकत झोंकती है नगर निगम के चुनाव के लिए भी। तो दरअसल इस जीएचएमसी जिसे कहते हैं, ये तेलंगाना के 4 जिलों को मिलाकर ये ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम है। 24 विधानसभा क्षेत्र इस नगर निगम इलाके में आते हैं और 5 लोकसभा क्षेत्र इस इलाके में आते हैं। उस नगर निगम के बारे में अगर बता दें तो देश के जितने बड़े नगर निगम हैं उनमें से एक, लेकिन सबसे बड़ा नहीं। मुंबई बीएमसी इस नगर निगम जहां अभी चुनाव हो रहा है, हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में, इससे 6 गुना बजट बीएमसी का है। लेकिन बीएमसी के चुनाव में भी बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने इस तरह से कैंपेनिंग नहीं की थी। न तो पार्टी के अध्यक्ष गए थे, न पूर्व अध्यक्ष गए थे, न इस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी। तो आखिर क्या वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव को जीतने के लिए अमित शाह जाने वाले हैं? यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वहां रोड शो और पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद चुनावी घोषणा पत्र नगर निगम का, गौर करिएगा, नगर निगम का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी लगातार वहां लोगों से संवाद कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं। प्रकाश जावड़ेकर वहां लगातार कैंप कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या जो बेंगलुरु के सांसद हैं, वो लगातार वहां ध्रुवीकरण की कोशिशों के तहत तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी वहां लगातार है, जिसमें जी कृष्ण रेड्डी भी हैं जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन चूंकि वो उसी सूबे से आते हैं इसलिए उनका होना भले ना चौंकाए। लेकिन बीजेपी के इतने नेताओं की मौजूदगी, इतने नेताओं के दौरे, इतने नेताओं की रैलियां, सिर्फ मोदी नहीं गए, बाकी लगभग बीजेपी के 5-6 बड़े नेता वहां पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं। बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, जहां अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हो। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां रोड शो कर चुके हैं। तो अब जरा सोचिए कि एक नगर निगम के चुनाव को जीतने के लिए, वो नगर निगम बड़ा नगर निगम है, इसमें कोई शक नहीं। 4 जिले हैं उसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया। 24 विधानसभा क्षेत्र हैं उस नगर निगम ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी जीएचएमसी के अंदर, ये भी मैंने बताया। लेकिन सवाल ये उठता है, बीजेपी के लिए यहां नगर निगम पर कब्जा क्यों जरूरी है और बीजेपी इतना जोर क्यों लगा रही है? अब यह जानना समझना इसलिए जरूरी है, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले या 6 दिन पहले, कि बीजेपी किसी चुनाव को जीतने के लिए कितनी ताकत झोंकती है। बीजेपी कैसे, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, किस तरह से किस कदर तैयारी करती है, उन्हीं तैयारियों की मिसाल है। लेकिन यह नगर निगम क्यों खास मायने रखता है? ऐसा पहले तो नहीं हुआ, इस बार हो रहा है, क्योंकि ये इस नगर निगम के चुनाव को जीतकर बीजेपी जमीनी स्तर पर अपनी धमक और मजबूती के साथ 2 साल बाद जो तेलंगाना का चुनाव होना है, 3 साल बाद 2023 में,
वहां बीजेपी की विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन जमीन मजबूत करने की पहल, कोशिश बड़े पैमाने पर शुरुआत के तौर पर बीजेपी यहां से करना चाहती है। अब अगर हम इस नगर निगम की बात करें, बार बार हालांकि नगर निगम कह रहा हूं, लेकिन दरअसल ये ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम है, जिसमें बृहत्तर नगर निगम है। लेकिन फिर भी अब अगर हम बात करें जो बीजेपी का तरीका होता है लड़ने का, जीतने का, हारे तो भी लड़ेंगे, जीते तो भी लड़ेंगे। अगर कोई दूसरी पार्टी होती जो देश में बाकी पार्टियां हैं, उन पार्टियों का तरीका देखिए और बीजेपी का तरीका देखिए। बिहार चुनाव खत्म हुआ नहीं कि बीजेपी के नेताओं का काफिला बंगाल पहुंच गया। बंगाल में जबरदस्त तैनाती मुस्तैदी बीजेपी की है, जबकि चुनाव वहां 5 महीने बाद होने हैं। और यहां हैदराबाद में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए या बीजेपी को ज्यादा सीटें मिले, बीजेपी कड़ी टक्कर देकर मजबूत हैसियत बनाए इस जीएचएमसी में, इसके लिए भूपेंद्र यादव वहां प्रभारी बनकर हैदराबाद में कैंप कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव कौन है? बीजेपी से राज्यसभा सदस्य, पार्टी के महासचिव, अमित शाह और जेपी नड्डा के बेहद करीबी, और जिन राज्यों में चुनाव होता है, बिहार के भी प्रभारी थे, जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां रणनीतिक तौर पर भूपेंद्र यादव की मौजूदगी टिकट बांटने से लेकर पार्टी की स्ट्रेटजी तय करने में होती है। इसलिए भूपेंद्र यादव हैदराबाद में भी है। और अगर इस तरह से बीजेपी जोर लगा रही है तो यह विपक्ष के नेताओं को सीखने और समझने की बात है कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है, चाहे वो नगर निगम हो चाहे विधानसभा हो। और इसके संदर्भ में मैं थोड़ा हैदराबाद और वहां की स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहा था, और बीते कुछ सालों में जो बीजेपी का वहां परफॉर्मेंस रहा और क्यों बीजेपी इस तरह से हैदराबाद के उस नगर निगम पर कब्जा करना चाहती है। होता ना होता है वो 1 दिसंबर को चुनाव है और उसके बाद नतीजे आएंगे 4 दिन बाद, तो पता चलेगा। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, 2018 में जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे तो 2018 में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली, वोट शेयर करीब 7%। लेकिन 2018 के ठीक 1 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को मिली 4 सीटें, वोट मिला लगभग 19%, 19.5%। तो जो बीजेपी 1 साल पहले विधानसभा में 7% वोट के साथ सिर्फ 1 सीट जीतती है, वही बीजेपी लोकसभा में 19%, 19 से 20% मान ले, 19.5% है, 19.5% वोटों के साथ 4 सीट जीतती है। और न सिर्फ 4 सीट जीतती है बल्कि उसमें 1 सीट ऐसी भी जीतती है निजामाबाद, जहां जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी बेटी के कविता को शिकस्त देकर जीतती है। और वो के कविता को 71,000 से बीजेपी का वो उम्मीदवार हराता है जो उम्मीदवार मुख्यमंत्री की बेटी के सामने कहें तो कोई हैसियत राजनीतिक तौर पर नहीं थी। तो बीजेपी का सफर विधानसभा से लोकसभा यहां पहुंचा। अब 3 साल बाद 2023 में विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी को लगता है कि यह हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव जो ओवैसी का भी गढ़ है, यह भी बहुत मायने रखता है। हैदराबाद वो सीट है, ओल्ड हैदराबाद, जहां ओवैसी का कब्जा है, जहां ओवैसी का दबदबा है, जहां से 4 बार लगातार जीते एमआईएम के नेता। और अगर हैदराबाद, ओल्ड हैदराबाद की और इस नगर निगम के इलाके को समझने की कोशिश करेंगे, हैदराबाद खास तौर से ओल्ड हैदराबाद, तो मुस्लिम पॉपुलेशन है, इस कदर है कि मुस्लिम पॉपुलेशन और हिंदू पॉपुलेशन करीब करीब आधा आधा है। 44% मेरे ख्याल से मुस्लिम है और 52% के आसपास हिंदू आबादी है। बीजेपी का पूरा फोकस है हिंदू आबादी, हिंदू पॉपुलेशन को, हिंदू वोटर को कैसे पोलराइज करें और कैसे ओवैसी को मुद्दा बनाएं और किस तरह से हैदराबाद के इस नगर निगम में झंडा फहराएं। पिछले चुनाव की अगर बात करें, जो इसके पहले नगर निगम का चुनाव हुआ था, उस समय की अगर बात करें तो टीआरएस जो चंद्रशेखर राव की पार्टी है, उसने जबरदस्त कामयाबी के साथ 99 सीटें जीती थी, 99। और उस समय ओवैसी की पार्टी को 44 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। तो 3 सीटें बीजेपी 2016 में इसी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में जीती। वहां बीजेपी इस बार इतनी ताकत लगा रही है कि उसे उम्मीद है कि खेल कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसे कहें तो खेल कितना भी बड़ा है तो नगर निगम। लेकिन नगर निगम से बीजेपी एक संकेत और संदेश न सिर्फ वोटर को देना चाहती है,
बल्कि ओवैसी को केंद्र में रखकर ध्रुवीकरण के वो दरवाजे खोलना चाहती है जिस दरवाजे से निकलकर जिस दरवाजे से गुजरकर बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान होती है। अब अगर आप ओल्ड हैदराबाद और इन इलाकों की बात करें तो यहां चूंकि मुस्लिम वोटर हैं, बड़ी तादाद में 42-44% मुस्लिम वोटर हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए और उससे एक ऐसी स्थिति बने कि बीजेपी के लिए चुनावी फायदा हो, इसके लिए जो तेजस्वी सूर्या है, बीजेपी के चर्चित युवा सांसद बेंगलुरु के, वो लगातार अपने कैंपेन में सीधे निशाना ओवैसी पर कर रहे हैं। ओवैसी को मोहम्मद अली जिन्ना के नए अवतार, मॉडर्न जिन्ना, ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। साथ में ये कह रहे हैं कि हम अगर जीते, हम नगर निगम की बात कर रहा हूं, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की, जीते तो हम हैदराबाद को इस्तांबुल ओवैसी और केसीआर बनाना चाहते हैं, हम इसका नाम बदलकर भाग्यनगर करेंगे। और इसके अलावा होता क्या है, नगर निगम के चुनाव में आमतौर पर लोकल मुद्दे होते हैं, पानी, सड़कें मतलब वो भी नगर निगम की शहरी सड़कें, नाला, खरंजा, गलियां, इस तरह की चीजें नगर निगम के दायरे में होता है, साफ सफाई। लेकिन कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हैदराबाद के इस बृहत्तर नगर निगम या ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहां बांग्लादेशी घुसपैठिया, पाकिस्तान, रोहिंग्या मुसलमान, सर्जिकल स्ट्राइक, बाबर, अकबर, विदेशी घुसपैठिया, ये सारे मुद्दे को उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है, और वही वो इलाका है जहां एक बीजेपी के बहुत कुख्यात विधायक हैं, एकमात्र सीट बीजेपी जीती थी, राजा सिंह, चर्चित हैं और अपने उटपटांग और बहुत ही नफरती बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जिनका जिक्र तब भी आया था जब फेसबुक ने कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे लोग जो बहुत हेट स्पीच जो अपने फेसबुक पेज से अपलोड करते हैं या जिनके वीडियो फेसबुक यूट्यूब पर अपलोड होता है, उनमें से उनका नाम बहुत चर्चित था, जिनके वीडियो फेसबुक ने हटाए थे, और वो भी बहुत दबाव में हटाए थे जब उसको लेकर बहुत सवाल उठे थे। वो एक लंबी कहानी है, उस पर नहीं जा रहा हूं अभी। तो बीजेपी की कोशिश, और इसीलिए तेजस्वी सूर्या की वहां मौजूदगी, और उसके बाद अब घोषणा पत्र मैं देख रहा था। आमतौर पर अब तक हम लोग विधानसभा, लोकसभा का घोषणा पत्र देखते रहते, पहली बार मैंने देखा कि बीजेपी का घोषणा पत्र। अब बीजेपी के घोषणा पत्र में जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वहां से चलकर हैदराबाद पहुंचे, हैदराबाद में जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं उनके साथ और बीजेपी के नेताओं के साथ एक तस्वीर है, मैं लगा रहा हूं, जो घोषणा पत्र के वक्त की तस्वीर है। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने कई वायदे किए। एक वायदा क्या है, वही जो बिहार में करके बीजेपी आई है, कोरोना वैक्सीन जब आएगा तो फ्री में वैक्सीन हम लगाएंगे, वोटर को देंगे फ्री में। तो बिहार में भी फ्री वैक्सीन की बात की, हैदराबाद में भी फ्री वैक्सीन की बात की। आपको पता होगा कि हैदराबाद में वैक्सीन के निर्माण में क्या प्रोग्रेस है, उसको देखने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद आज हैदराबाद पहुंचे थे। तो इसमें जो बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा है, 25,000 रुपये हर परिवार को आर्थिक सहायता देंगे, 100 यूनिट से कम खपत वाले परिवारों को निःशुल्क बिजली देंगे, मेट्रो ट्रेन में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा, जो दिल्ली में केजरीवाल ने किया। हैदराबाद के नगर निगम से के इलाके में रहने वाले लोगों को ऐसे छोटे बड़े कई वायदे बीजेपी ने इस घोषणा पत्र में किया है। अब सवाल यह उठता है कि कोई भी सोचे, मैं सोचूं, आप सोचे, किसी को भी लगेगा कि इतनी ताकत लगाने की जरूरत क्यों है बीजेपी को। तो अगर आप देखेंगे पिछले लोकसभा चुनाव के और लगातार बीजेपी के उठान का तेलंगाना में देखेंगे, जैसे मैंने विधानसभा का आपको जिक्र किया, और इन सब के बीच कांग्रेस की स्थिति समझिए। इसी से अंदाजा लगाइए कि एक बीजेपी है जो बिहार चुनाव जीतने के बाद नगर निगम चुनाव जीतने के लिए वहां पहुंच गई, एक कांग्रेस है जो कांग्रेस कभी जब आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, आंध्रा और तेलंगाना एक साथ था, तब कांग्रेस के नेता जो अभी जगन रेड्डी हैं, उनके पिता वहां मुख्यमंत्री थे, और क्या कांग्रेस की लोकप्रियता और दबदबा उस दौर में उस इलाके में थी। हालांकि उसमें एक व्यक्ति की भी अहमियत थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जगन रेड्डी के पिता। और जगन रेड्डी बगावत करके उसके बाद उन्होंने अपनी बुनियाद बनाई, अपनी ताकत बनाई, कांग्रेस को चुनौती देकर एक तरह से कांग्रेस को हाशिए पर डालकर सत्ता हासिल की, वो अलग बात है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में इससे आपको अंदाजा लगेगा
कि किस तरह से बीजेपी जहां हारती है या जहां जीतती है, दोनों स्थितियों में अपनी जमीन पाने के लिए या अपने विस्तार के लिए किस कदर काम करती है। इसी संदर्भ में मैं रिसर्च कर रहा था, देखा 2016-17 में अमित शाह के कई भाषण हैं बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर भी, भोपाल में भी, देहरादून में भी, अलग अलग 2016-17 में कई जगह उन्होंने अपने भाषणों में जिक्र किया कि हमारा सपना है कि पंचायत टू पार्लियामेंट, पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी सत्ता में आए, बीजेपी का दबदबा हो, और यह हमारा बीजेपी का सपना है। जब तक हम यह पूरा नहीं करेंगे तब तक, कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की, तब तक किसी को चैन से नहीं बैठना चाहिए। यह अमित शाह लगातार उस दौर में कहते रहे, पंचायत से पार्लियामेंट तक का शासन भाजपा के हाथ में हो। और वो अपनी रैलियों में, तब अपनी रैलियों में या कार्यकर्ताओं की बैठकों में तब इसका जिक्र करते थे कि अगर हमने ये कर लिया तो हम 50 साल तक देश पर राज करेंगे। और उस समय वो कांग्रेस का भी जिक्र करते थे कि कांग्रेस ने इसी तरह से नीचे से ऊपर तक, पंचायत से लेकर नगर निगम से लेकर राज्य तक में कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाया और जीतती रही, इसलिए इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने देश पर राज किया। तो बीजेपी पंचायत से पार्लियामेंट तक, जो अमित शाह ने 4 साल पहले जिस तरह की बातें कही या कहते रहे, या कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए या नेताओं की बैठकों में, उसको अमल होते हम हैदराबाद में देख रहे हैं। अब इस हैदराबाद नगर निगम की के समीकरण की अगर हम बात करें तो अभी आज की स्थिति यह है कि 150 वार्ड में 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी पिछली बार टीआरएस ने। ओवैसी की सीट 44 है, बीजेपी 3 जीती, मैंने पहले भी आपको बताया। और अभी ओवैसी ने ओल्ड हैदराबाद के इलाके में, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां लगभग 50 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक दिलचस्प यह था कि कुछ दिनों पहले तक यह बात आ रही थी कि ओवैसी की पार्टी और टीआरएस दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकती है, और दोनों के अच्छे रिश्ते वहां हैं भी। कई मुद्दों पर विधानसभा में ओवैसी की पार्टी ने टीआरएस को सपोर्ट किया है, कई मुद्दों पर दोनों की अंडरस्टैंडिंग, अच्छी दोस्ती ऐसी दिखती रही है, चाहे टीआरएस के चीफ चंद्रशेखर राव हो, चाहे उनके बेटे हो, और ओवैसी से उनके रिश्ते। लेकिन इस बार जब बीजेपी ने लगातार यह कहना शुरू किया, बीजेपी नेताओं ने यह कहना शुरू किया वहां कि ओवैसी को मिलने वाला एक एक वोट भारत के खिलाफ है, ओवैसी को दिया जाने वाला वोट टीआरएस और इस गठबंधन को मिलेगा जो देशद्रोही गठबंधन है, और इसी तरह की बातें जो उनका नैरेटिव होता है, पाकिस्तान का जिक्र करते हुए, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए, इसको हैदराबाद को इस्तांबुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति हमारे देश के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन ओवैसी चाहते हैं कि हैदराबाद का, भारत का हैदराबाद पाकिस्तान का हैदराबाद दिखे, हम हैदराबाद को भाग्यनगर बनाएंगे, इस्तांबुल नहीं। ऐसी बातें जब करने लगे बीजेपी के नेता, कहा जाता है उसके बाद एक स्ट्रेटजिकली डिस्टेंस करना शुरू किया ओवैसी और टीआरएस ने आपस में, ताकि यह लगे नहीं कि दोनों की कोई अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि बीजेपी बार बार वहां चोट कर रही है। लेकिन अब बात आती है कि अगर हम बीजेपी के ग्राफ को समझने की कोशिश करें कि बीजेपी 2014 में कहां थी, बीजेपी 2018 में कहां थी, बीजेपी 2019 में कहां थी। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें, शायद मैंने पहले बताया फिर भी बता दूं, 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो 109 सीटों पर बीजेपी लड़ी, 105 पर जमानत जब्त हो गई, एक सीट जीत पाई। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उपचुनाव हुए, एक सीट पर, दुम्बाक सीट पर उपचुनाव हुआ। और दिलचस्प कि इस उपचुनाव में जहां जिस सीट पर टीआरएस 60,000 वोटों से जीती थी, वहां बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। तो बीजेपी लगातार वहां जमीन पर, बीजेपी के नेता दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व के कोऑर्डिनेशन से लगातार वहां काम करके अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम, वो एंगल जहां हिंदू बहुल इलाका है, वहां ओवैसी के खिलाफ प्रचार करके, उनको जो बाकी जिक्र मैंने किया, इन मुद्दों का जिक्र करके एक ध्रुवीकरण की कोशिश करते हुए अगले 3 साल बाद की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो दरअसल अगर देखें तो नगर निगम तो बहाना है, तेलंगाना की सत्ता निशाना है। दरअसल वहां हकीकत यही है। अब बात आती है, यह नगर निगम, मैंने शायद पहले बताया कि नगर निगम का बजट 53,000 करोड़ लगभग है। लोगों में नाराजगी, चूंकि नगर निगम पर कब्जा टीआरएस का है, ओवैसी की पार्टी के भी पर्याप्त उसमें पार्षद हैं,
और हाल में फ्लड आया, बाढ़ की दिक्कत हो, चाहे और भी कई तरह की समस्याएं, परेशानियां हैं, इसमें लोगों की नाराजगी है और उस नाराजगी को इनकैश करने की भी कोशिश बीजेपी कर रही है। और बीजेपी नेता लगातार कैंपेन में कर रहे हैं कि हम इस भ्रष्ट सरकार के जो नुमाइंदे हैं इनको उखाड़ेंगे, नगर निगम से इन्हें बाहर करेंगे। और वंशवाद का जिक्र टीआरएस के मुख्यमंत्री, उनके बेटी, दामाद, उनका परिवारवाद, वो सब जिक्र करते हुए बीजेपी लगातार कैंपेन कर रही है। उस विस्तार में जाने का मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ यह था कि एक राष्ट्रीय पार्टी जिसे संसद में 350 सीटें जिसके गठबंधन का हो, जिसकी खुद की सीटें 300 से ज्यादा हो, जिसकी सरकारें देश के, प्रदेश के, देश के बड़े बड़े सूबे में हो और अभी अभी चुनाव जीतकर आई हो 15 दिन पहले, वो पार्टी नगर निगम के चुनाव जीतने के लिए पार्टी के अध्यक्ष के साथ वहां मोर्चेबंदी कर रही है, मुख्यमंत्रियों के साथ, मंत्रियों के साथ। लेकिन वो पार्टी जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया पिछले वीडियो में, वो पार्टी जो 1885 की पार्टी है, जिसने 50 साल तक इस देश पर राज किया, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, जिस पार्टी की हैसियत 20 साल 25 साल पहले अगर देखेंगे तो अगर भारत के नक्शे में इस कोने से उस कोने तक जो पार्टी दिखती थी, वो पार्टी आज कहां है? अगर पिछले चुनाव में बात करें तो कांग्रेस को विधानसभा में कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 3 सीटें मिली कांग्रेस को, जबकि बीजेपी को उसी लोकसभा में 4 सीटें मिली, उसी प्रदेश से, तेलंगाना की बात करें तो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी, बीजेपी का तरीका, बीजेपी के भीतर जो विल पावर है कि लड़ेंगे और जीतेंगे, हारेंगे तो भी लड़ेंगे, ये सीखने और समझने वाली बात है। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इसकी बात हमेशा करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल, विपक्षी दल ट्विटर पर जितना दिखता है, जमीन पर उतना दिखता है क्या? बंगाल की ही बात करें, मैंने जिक्र अभी भी किया कि बंगाल में बड़े बड़े नेताओं की तैनाती और रवानगी हो गई है। 2022 के फरवरी मार्च में यूपी का चुनाव है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, लेकिन यूपी में विपक्ष कहां है, क्या कर रहा है, कितनी तैयारियां कर रही है, आप देख पा रहे हो सकता है चुनाव के 3 महीने पहले अचानक सरगर्मी होने लगे, इनका गठबंधन उससे हो रहा है, उसका गठबंधन उससे हो रहा है, लेकिन अभी कहीं कोई बात दिखती है क्या? लेकिन बीजेपी की तैयारी पर्दे के पीछे, जमीन पर, हर जगह अभी भी हो रही होगी, चुनाव भले 1.25 साल बाद यूपी में। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था, समझना और समझाना कि यूं ही बीजेपी की ताकत का विस्तार नहीं हो रहा है और बीजेपी छोटे चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेने लगी है और लेती है जिस गंभीरता से लोकसभा चुनाव को लेती है। जहां दूसरी पार्टियां ऐसे मुकाबले में या ऐसे चुनाव में या ऐसे नगर निगम और पंचायत को गंभीरता से नहीं लेती, वहां देश की सबसे बड़ी पार्टी उसको उसी गंभीरता से लेती है। हालांकि ओवैसी ने बार बार वहां अपने भाषणों में कहा, अब एक मोदी बच गए हैं, वो भी आ जाएं चुनाव प्रचार करने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन जहां बन रहा है उसके मुआयने के नाम पर ही सही, उस बहाने ही सही, लेकिन हैदराबाद आज वो भी हुआ है। तो ये है, अब इससे आप अंदाजा लगाइए, अब नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा। 1 तारीख को चुनाव है, नतीजों के बाद क्या आता है। लेकिन अगर बीजेपी ने कुछ कामयाबी हासिल की तो समझिए कि जमीन वहां तैयार हो रही है, कारपेट बिछ रहा है, चुनाव भले 3 साल बाद हो विधानसभा का। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, नमस्कार।